मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आज हम लोग क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो खंडों में। इसका मुख्य रूप से विस्तृत रूप से हम लोग अध्ययन कर सकेंगे दो खंडों में। तो प्रथम खंड आपका सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया क्या है, मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, दोनों में अंतर क्या है, किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया भूतकाल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में घट सकती है, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। इसके बाद में इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कौन कौन से ऐसे संकेतक हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भूतकाल में जलवायु परिवर्तन हुआ है या वर्तमान समय में हो रहा है, इस पर चर्चा होगी। और फिर कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज या थ्योरीज, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं या कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न हुई है और कैसे कैसे विनाशक घटनाएं भी घटित हुई हैं इसके कारण से। इस सब पर चर्चा हम मुख्य रूप से करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का हमारे इस जैव जगत पर और मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या परिस्थितियाँ जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही हैं। और लास्ट में कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जिससे हम जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं थोड़ा सा। देखते हैं सबसे पहले कि जलवायु परिवर्तन है क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जलवायु और मौसम में अंतर क्या है। क्लाइमेट चेंज, मौसम एवं जलवायु। देखिए, जो भी तत्व मौसम के हैं वही तत्व जलवायु के भी हैं। लेकिन मौसम जो होता है किसी क्षेत्र विशेष में या प्रदेश में एक अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का जो योग होता है उसी को हम मौसम कहते हैं। यानी मौसम जो है दिन प्रतिदिन की घटनाओं में जो वायुमंडलीय दशाएं विद्यमान होती हैं, परिवर्तन होता है उनमें, उसको हम मौसम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आज सुबह धूप अच्छी खिली हुई है, दोपहर में उमसपूर्ण माहौल हो गया और 4 बजे के बाद में घनघोर बारिश होने लगी, तो हम कहते हैं कि आज मौसम में एकाएक परिवर्तन हो रहा है या मौसम खराब हो गया। लेकिन जो जलवायु होता है, क्लाइमेट, वो एक दीर्घ अवधि तक मौसम संबंधी तत्वों का या वायुमंडलीय तत्वों का जो है औसत माना जाता है। ये माना जाता है कि लगभग 30 से 35 वर्ष तक की जो वायुमंडलीय दशाओं का औसत होता है उसको हम मुख्य रूप से जलवायु कहते हैं या क्लाइमेट कहते हैं। कई पुस्तकों में ये जिक्र दिया है, उन्होंने बताया है कि 30 से 35 कम से कम ये अवधि होनी चाहिए। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आज जलवायु परिवर्तन हो गया, कल जलवायु अच्छी थी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम मौसम को कह सकते हैं कि हाँ, आज मौसम कुछ अच्छा है, सुहावना है, या मौसम खराब है, बहुत ज़्यादा उमसपूर्ण माहौल है, तो उसको कह सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिफल होता है, जबकि जलवायु जो होती है एक दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का जो है औसत जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है। क्लाइमेट चेंज, सीधा सा अर्थ क्लाइमेट चेंज का यही है कि एक लंबी अवधि के दौरान
जो वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है उसी को हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी क्षेत्र में एक समान दशाएं पाई जा रही हैं, लेकिन कुछ समयावधि पश्चात अगर उसमें हम परिवर्तन देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत की जलवायु मानसूनी है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। अब यदि शीत ऋतु में ही वर्षा होने लगे, भीषण वर्षा होने लगे, ग्रीष्म ऋतु में ठंडी का आगमन हो जाए, वर्षा ऋतु में सूखा पड़ने लगे, ऐसी परिस्थितियां अगर हमारे सामने दिखाई देने पड़ती हैं तो उसको हम जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। अब जलवायु परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो अचानक भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि दीर्घकाल में ही वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होगा उसी को हम जो है जलवायु कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। अल्पकालिक कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो सकती हैं जिनके कारण भी जलवायु परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर कोई विशालकाय पिंड आकर के टकरा गया या उल्का पिंड टकरा गया तो पृथ्वी पर बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी, पृथ्वी की गति में परिवर्तन हो जाए, या पृथ्वी का जो ऑर्बिट मूवमेंट है सूर्य के चारों तरफ, कक्षीय जो परिभ्रमण है उसमें चेंजिंग आने लगे, तो हम जो है उसको जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। अब देखिए, तो हम ये बता रहे थे आपको कि जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्ति जैसे प्राकृतिक कारकों के भी माध्यम से हो सकती है और मानवीय कारकों के माध्यम से भी हो सकती है। आज हम जिस जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो औद्योगिक क्रांति के पश्चात यानी 1860 के पश्चात मानी जाती है और भारत में 1950 के पश्चात में मानी जाती है कि मौसम संबंधी दशाओं में या हमारे ऋतुओं में जो है परिवर्तन की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। तो मुख्य रूप से हम जलवायु परिवर्तन जो है कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन किसी क्षेत्र विशेष के मौसम संबंधी या वायुमंडलीय जो तत्व हैं या हवाओं की प्रवृत्ति है, तापक्रम में परिवर्तन है, वर्षा में परिवर्तन है, ये सब परिवर्तनकारी जो तत्व हैं ये लंबे समय तक जब दिखाई पड़ते हैं तो उसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, लंबे समय में जो ये घटित होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 1980 में J.E. हॉब्स ये कहते हैं कि भूतकाल में, इनका एक स्टेटमेंट है कि भूतकाल में जलवायु परिवर्तन हुआ था, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में भी होगा। यानी जलवायु परिवर्तन भी एक सतत प्रक्रिया के रूप में है। अगर हम देखें तो क्रेटेशियस युग में, कार्बोनिफरस युग में और प्लीस्टोसीन एज में, इन सब भूगर्भिक कालखंडों में बहुत बड़े बड़े पृथ्वी पर भूगर्भिक हलचलें हुई हैं जिसके कारण से जलवायु में अनेकानेक परिवर्तन देखने को मिले हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई बड़ी भूगर्भिक हलचल होती है पृथ्वी पर तो तत्कालिक भी परिवर्तन हो सकता है, यानी जलवायु परिवर्तन त्वरित भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन मंद धीरे धीरे हो सकता है जैसा कि वर्तमान समय में वो प्रवृत्ति पाई जा रही है, और जलवायु परिवर्तन एक लंबी समयावधि के दौरान भी हो सकता है। ये अल्पकालिक भी हो सकता है, दीर्घकालिक भी हो सकता है, आंशिक रूप में भी हो सकता है और पूर्ण रूप में भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जुरैसिक युग में पृथ्वी पर बहुत बड़ा उल्का पिंड आकर के टकरा गया जिसमें पृथ्वी पर भ्रंशन की प्रक्रिया हुई, और उस समय इस प्रक्रिया के कारण, उथल पुथल के कारण ज्वालामुखी का विस्फोट होने लगा जगह जगह, और बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट जो है उसके धूल कण एटमॉस्फेयर में छा गए। अब जब एटमॉस्फेयर में धूल कण छा गए तो सोलर रेडिएशन जो होना चाहिए था वो प्रभावित हो गया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर तापक्रम कम होने लगा, और उस समय जुरैसिक काल में जितने भी बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतु थे जैसे डायनासोर वगैरह,
उनकी सामूहिक मृत्यु होने लगी, वो सामूहिक रूप से विलुप्त हो गए। तो ये परिवर्तन एक अचानक यकायक हुआ कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धूलकण आकाश में विद्यमान हो गए वायुमंडल में, जिसके कारण सौरिक विकिरण प्रभावित हुआ और पृथ्वी का तापक्रम कम हुआ और बहुत सारे जीव जंतु वनस्पतियाँ जो है ढह गई, समाप्त हो गई, हाँ विलुप्त हो गई। तो ये अचानक भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल धीरे धीरे ही होता है। तो इस प्रकार से अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी पर अनेक बार भूगर्भिक परिवर्तन हुआ, जिससे प्री कैम्बियन युग में एक हिमकाल आया। आपने हिमकाल के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, प्लीस्टोसीन हिमकाल, गुंज, मेरडल, रिसुर्म, जो यूरोपीय क्षेत्र में हिम का प्रसार हुआ था। तो अगर हम हिम युगों को देखें तो पृथ्वी पर मुख्य रूप से 4 महाहिमकाल आए। पहला प्री कैम्ब्रियन हिमकाल, दूसरा आर्डोविशियन, और तीसरा कार्बोनिफरस, और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना भी है, प्लीस्टोसीन। ये 4 हिमयुग पृथ्वी पर आते हैं, महान हिमयुग कहलाते हैं। ये लगभग 850 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व आर्डोविशियन का जो समय होता है 450 से 430 मिलियन वर्ष पूर्व, और कार्बोनिफरस का जो समय है 300 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व, और प्लेस्टोसीन का है 2 से 3 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी ये आधुनिक समय के लगभग करीब है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 4 महान हिमयुग हमारी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, और इस समय पूरी पृथ्वी यानी अधिकांश हिस्सा, खासकर उत्तरी गोलार्ध का, पूरा हिम चादरों से ढक जाता है। जैसे हम एक हिमयुग के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन हिमयुग, इसमें जो यूरोपियन क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी भाग में हिम का प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, और उत्तरी अमेरिका, कनाडा के क्षेत्रों में भी हिम का प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक यूरोपियन वाले क्षेत्र में, जिसमें गुंज, मेंडेल, रिस और उर्म, ये क्रम आप याद रखिएगा। गुंज, मेंडेल, रिस, उर्म, ये यूरोपियन क्षेत्र में विस्तृत हिमयुग आए थे, और इनके मध्यावधि में भी अंतर हिमयुगों का आगमन हुआ था। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इनका क्रम देखना रहता है, तो क्रम यही है, सबसे पहले गुंज, फिर मेंडल, फिर रिस, फिर उर्म। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका में भी 4 हिमयुगों का आगमन हुआ, और जिसके कारण से कनाडा और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों पर बर्फ़ की चादरों से ढक गया। आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, अभी मैं स्लाइड के माध्यम से इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, पहले इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो हुआ वो था नेब्रास्कन्स, कंसास, इलिनोइस और विस्कॉन्सिन। इनका भी क्रम यही याद रखिएगा।
नेब्रास्कंस, कंसास, इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन। ये नॉर्थ अमेरिका के हिमयुग के क्षेत्र हैं। इनको हम स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है। आप देखेंगे कि प्लेस्टोसीन एज में कितने व्यापक पैमाने पर बदलाव हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा ग्रीनलैंड का हिस्सा, ध्रुवीय क्षेत्रों का हिस्सा, कनाडा का संपूर्ण हिस्सा और संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट लेक्स वाला हिस्सा, ये पूरा बर्फ़ की चादरों से जो है ये ढक जाता है। प्लेस्टोसीन हिमयुग की बात बता रहे हैं। यूरोपियन कंट्री में जो गुंज मिर्डल रिसउर्म का आगमन हुआ था, उससे उत्तरी पूर्वी यूरोप के ये क्षेत्र जो है बर्फ़ से ढक गए थे। इसमें आप देख सकते हैं। और एक कनाडा, उत्तरी अमेरिका का पूरा क्षेत्र ढक गया था। यानी हिमयुग का जो प्रभाव है ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्रों में रहा। यहाँ तक कि प्लेस्टोसीन एज का युग में अगर देखें तो हिमालय के निचले भाग में भी जो है हिमानी के लक्षण मिलते हैं। इससे ये आगमन पता चलता है कि यहाँ भी जलवायु परिवर्तन हुआ था, इस क्षेत्र में भी जलवायु परिवर्तन हुआ है। गुंज मिर्डल, एक बार परीक्षा में आया था कि गुंज मिर्डल रिसउर्म, इनके समय का विभाजन जो है पेंकियम ब्रुकनर महोदय ने जो है इसको डिवाइड किया था प्लेस्टोसीन युग को। तो ये आप इस चीज़ को जाने रखिएगा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ, इसी में देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन को हम दो आधार पर, दो मापक के आधार पर मापते हैं। एक स्पेशियल स्केल और दूसरा टेम्पोरल। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज स्केल डायमेंशन, दो पार्ट में। पहला एक स्थानिक मापक, और दूसरा सामयिक यानी कालखंड के अनुसार। स्थानिक मापक जलवायु परिवर्तन का जो हम आकलन करते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष में करते हैं कि उस क्षेत्र में कब कब पृथ्वी के विभिन्न भूगर्भिक कालों में परिवर्तन हुए। ये स्थानिक मापक कहलाता है। क्षेत्र विशेष में या प्रदेश में या देश स्तर पर कहाँ कहाँ पर जलवायु परिवर्तन की घटनाएं घटित हुई हैं, कहाँ कहाँ पर पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। और दूसरा है सामयिक, हम कालखंडों के माध्यम से देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि कार्बोनिफरस, डिवोनियम, आर्डोविशियन और प्लेस्टोसीन एज में किस प्रकार से तमाम परिवर्तन हुए। तो वो जो होता है वो सामयिक होता है, कालखंड के अनुसार होता है। और स्थानिक जो होता है, जो हम स्थान विशेष के संदर्भ में उसको आकलित करते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया क्या है, हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी सामान्य प्रक्रिया क्या है। थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे कैसे पहले शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले होता क्या है कि चाहे प्राकृतिक कारकों के माध्यम से, चाहे मानवीय कारकों के माध्यम से, हमारे पर्यावरण का दोहन किया जाता है। जैसे मनुष्य अगर देखें तो प्राचीन समय में मनुष्य और प्रकृति का संबंध एक मित्रवत तरीके से था। लेकिन मनुष्य ने जैसे जैसे आर्थिक प्रगति की, विकासीय मार्ग को अपनाया, इस धरातल पर अंधाधुंध संसाधनों का विदोहन किया, वैसे वैसे प्रकृति में तमाम परिवर्तन दिखाई देने लगे। उसने चलने के लिए सड़कें बनाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई, वायुयान बनाया, परिवहन के साधनों का विकास किया, अपनी भौतिक समृद्धि को आगे की तरफ बढ़ाया। तो इस प्रकार से उसने धरातल पर तमाम परिवर्तन किया, यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर वनों को नाश कर दिया। तो जब मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त की अभिलाषा रखता है तो धीरे धीरे पर्यावरण का नुकसान होने लगता है
और पर्यावरण में हमारे जैवमंडल में जो उसकी एक स्वतः नियामक क्रियाविधि होती है, होम्योस्टेटिस मेथड, उस सामंजस्य को मनुष्य के अतिक्रमण को जो है सहन नहीं कर पाती है और उन तत्वों को, वातावरण के तत्वों को समायोजित नहीं कर पाती है, और शुरुआत होता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरण अवनयन। शुरुआत होती है पर्यावरण ह्रास। बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का मनुष्य उत्सर्जन करता है, पेड़ पौधों वनस्पतियों को नष्ट करता है, धरातल के संसाधनों का भी दोहन करता है। तो इस प्रकार से जो पारिस्थितिक तंत्र है, पर्यावरण के जो तत्व हैं, उनमें परस्पर सामंजस्य नहीं हो पाता है, उसकी स्वतः नियामक क्रियाविधि जो है भी क्षीण होने लगती है, उसका सामंजस्य नहीं कर पाती है, और इस प्रकार से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रक्रिया होती है, पर्यावरण ह्रास की प्रक्रिया संपन्न होती है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्रमशः कैसे कैसे जलवायु परिवर्तन होता है। सबसे पहले ये चीज़ जान लेना है, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? देखिए, शुरुआत होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, फिर आते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग पर, फिर वेदर चेंज पर, फिर क्लाइमेट चेंज पर। ये क्रमशः एक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव का तात्पर्य ये है कि जो शीत प्रधान देश हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, वहाँ पर फलों और सब्जियों की कृषि के लिए जो लघु अवधि के फसल होते हैं, बहुत कम समय में जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं, साग सब्जी, फूल, तो उन सब के प्रोडक्शन के लिए कांच के गृह बनाए जाते हैं, शीशे के घर बनाए जाते हैं। ये शीशे के घर जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि इनसे जो है सोलर रेडिएशन तो आ जाता है धरातल पर। सूर्य की लघु तरंग सौर विकिरण किरणें धरातल पर आसानी के साथ आ जाती हैं, लेकिन जब पृथ्वी विकिरण करती है तो ये ऊपर नहीं जा पाती हैं, इनको ये शीशे के ग्रह, कांच के ग्रह सीधे परावर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस ग्रह का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और एक आवश्यक तापक्रम पर हम विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी जो कम अवधि वाली फसलें होती हैं या कम अवधि की साग सब्जी होती है, उनका उत्पादन हम बड़े आसानी के साथ एक छोटे क्षेत्र में जो है कर सकते हैं, और वहाँ के स्थानीय समुदाय या स्थानीय जनसंख्या का भी भरण पोषण में वो सहायता प्रदान कर सकते हैं। अब होता क्या है, यही प्रक्रिया हम पूरे ग्लोब पर अपनाते हैं। हमारी पृथ्वी पर, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर, एक तो अर्बन सेक्टर, दूसरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर और तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन 3 क्षेत्रों से बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन होता है, और वो CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर के रूप में जमा रहती है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत कार्बन डाइऑक्साइड इसी निचले वायुमंडल में ये जमा होने लगती है। अब सूर्य से जो सोलर रेडिएशन होता है शॉर्ट वेव्स के रूप में, वो इस लेयर को आसानी के साथ, प्रदूषक गैसों की लेयर को आसानी के साथ पार कर जाती हैं और धरातल पर पहुंच जाती हैं। लेकिन धरातल से जो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण होता है दीर्घ तरंगों के रूप में, वो ये गैसें जो है उसको अवशोषित कर लेती हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाने देती हैं, बहुत कम ही भाग ऊपर जाता है, ज़्यादातर अवशोषण ये कर लेती है। इस प्रकार से पृथ्वी का तापक्रम क्रमशः धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये पूरी प्रक्रिया ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है, हरित ग्रह प्रभाव कहलाती है। अब जब हरित ग्रह प्रभाव की गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा और उस पर कोई लगाम नहीं लगेगी, कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो प्रक्रिया शुरू हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग की, यानी भूमंडलीय तापन जिसको हम कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग
यानी भूमंडलीय तापन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों का, जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड विभिन्न क्षेत्रों से, औद्योगिक क्षेत्रों से, कल कारखानों से, परिवहन के साधनों के द्वारा तमाम गैसें प्रदूषण निकलने लगी और पृथ्वी के चारों तरफ छा गई, तो सोलर रेडिएशन तो आया, जो पृथ्वी का विकिरण हुआ वो वापस नहीं गया। इसलिए ग्रह का टेम्परेचर, हमारे वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब बढ़ने लगता है तो ये प्रक्रिया जो है कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी के चलते होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो हमें स्थान विशेष के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम संबंधी जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, मौसम परिवर्तन या वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन, ओके, मौसम परिवर्तन या वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होने लगेगा। जैसे असामयिक वृष्टि होने लगेगी। जैसे आप देखेंगे कि 1998 बहुत ही गर्म वर्ष रहा, उस वर्ष एल नीनो का आगमन हुआ, हिंद महासागर का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। 1980 और क्या कहते हैं 1990 से लेकर 2000 तक के जो दशक रहा है वो लगभग सबसे गर्म हो गया। असामयिक वर्षा होने लगती, कभी अप्रैल में ही वर्षा शुरू हो जाएगी, कभी जो है बहुत कम ठंडी पड़ेगी, कभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता से बारिश होगी। ये सब परिवर्तन हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारी पृथ्वी पर दिखाई पड़ने लगते हैं और हम कहते हैं कि हमारी जलवायु जो है चेंज हो रही है। और इन्हीं प्रक्रियाओं को जब दीर्घ अवधि तक ये बन जाती हैं और एक समय विशेष में मौसम में भी ये चेंजिंग आ जाता है, तो कुल मिलाकर के लंबी अवधि तक जब ये परिस्थितियाँ बन जाती हैं, एक दूसरे प्रकार की परिस्थिति आ जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। शायद मैं क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग से हमें वायुमंडलीय दशाओं में जो चेंजिंग हुई उसको हमें देखने को मिला, और उसके कारण से जो है जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया घटित हुई। तो एक बार हम संक्षेप में आपको फिर से बता दे रहे हैं। अच्छा, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा सा हम एक स्लाइड के भी माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हमारी पृथ्वी है। इससे जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं मानवीय क्रिया विधियों द्वारा विभिन्न सेक्टर के माध्यम से, जैसा मैंने बताया, अर्बन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इन तीनों क्षेत्रों से बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और तमाम प्रकार की विषैली गैसें हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ कवर कर देती हैं। सोलर रेडिएशन तो आता है, सोलर रेडिएशन तो आता है, लेकिन इसके द्वारा जो पार्थिव विकिरण होता है दीर्घ तरंग के रूप में, वो ऊपर नहीं जाने पड़ता और रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इस प्रकार से हमारे ग्रह का जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ग्रह का जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो वायुमंडल की जो एक सामान्य संरचना है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, और वो परिवर्तन जब लंबे समय तक बना रहता है तो हम कहते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जब लंबे समय तक वो एक दूसरी परिस्थिति का आगमन हो जाता है तो हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया। ओके, अब देखिए कि कुछ डेटा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है। ये IPCC 2014 की रिपोर्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों से जो है मतलब कितनी मात्रा में गैसों का, हरित गृह गैसों का उत्सर्जन होता है। ये भी आपको थोड़ा सा जान लेने की ज़रूरत है। देखिए, विभिन्न वैश्विक विभिन्न गैसों का वैश्विक हरित गृह में योगदान, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट को जानना आपको बहुत ज़रूरी था। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उत्सर्जन जो है 65% तक होता है, वो भी जो हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के कारण, फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, 65% उत्सर्जन इनके द्वारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज़, यानी अन्य कारकों के माध्यम से, वनों के द्वारा और
डिफॉरेस्टेशन या लैंड यूज़ के माध्यम से 11% होता है। मीथेन का जो उत्सर्जन होता है लगभग 16% होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड का 6% होता है, और अन्य गैसें जो है लगभग 2% के आसपास रहती हैं। अब एक चित्र और है कि विभिन्न देशों का जो जीवाश्म ईंधन का जो उत्सर्जन हो रहा है, जीवाश्म ईंधन का जो उपभोग हो रहा है, उसके द्वारा जो मतलब हरित गृह गैसें उत्सर्जित हो रही हैं वो कितनी मात्रा में, कौन सा देश क्रम पर है। कभी कभी ये पूछा जाता है परीक्षा में कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में विभिन्न देशों का अवरोही क्रम क्या है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन करता है, उसके बाद में कौन सा करता है। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि वैश्विक उत्सर्जन की प्रवृत्ति क्या रही है, तो उसमें चाइना नंबर 1 पर है, लगभग 28% गैसों का उत्सर्जन वो करता है, 28% भागीदारी है उसकी। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट, ये CO2 का है, CO2 उत्सर्जन का है ये, तो चाइना का 28%, यूनाइटेड स्टेट का 16%, और यूरोपियन संघ का लगभग 28 से 10% के बीच में। इंडिया उसमें यानी कम न्यूनतम भागीदारी है 6%, और रसियन क्षेत्र जो है वो 6%, जापान 4%, और अदर 30% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। यानी ये क्रम आपको पूछ सकता है, तो याद रखिएगा चाइना, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन संघ, फिर इंडिया, ये क्रम से जो है इन चारों का ये क्रम है। अब देखते हैं थोड़ा सा, इसमें ये दिखाया गया है कि एक तरफ मीन एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर यानी वैश्विक तापक्रम किस प्रकार से बढ़ता है, हम किस आधार पर ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हाँ, थोड़ा सा इसको आप जान लीजिए, उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं। हाँ, इसको आप देख सकते हैं, ये परिवर्तन की प्रवृत्ति है 1950 से लेकर के 2010 तक का ये डेटा जो है दिया गया है, किस प्रकार से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। 1950 में देखेंगे, 1960 में यहाँ पर 14 मीन एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर यानी वार्षिक जो टेम्परेचर में वृद्धि जो हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, यहाँ से दिखाया गया। इसको अभी हम आगे की तरफ इसका विश्लेषण करते हैं, जब देखते हैं कितना पार्ट पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन औद्योगिक क्रांति से लेकर के अब तक हुआ है, इसको भी हम देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये पार्ट पर मिलियन में है। चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से संकेतक हैं। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि जलवायु का परिवर्तन हुआ है, जलवायु में परिवर्तन हुआ है। इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के संकेतक। इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हम सबसे पहले कुछ इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको देख लेते हैं, फिर क्या प्रवृत्ति रही है, कहाँ पर कैसी चेंजिंग की स्थिति आई है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन का संकेत है वो है जैविकीय संकेत, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। जैविकीय संकेत, इसमें यह बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं या जीव जंतु हैं, उनकी प्रवृत्तियां क्या रही हैं, उनके जो है प्रमुख चेंजेस को, या जो ज़मीन के अंदर दबी हुई अस्थियां हैं, जीवाश्म हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो गया है। तो इसको हम जैविकीय संकेत कहते हैं। जो पेड़ पौधों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं के द्वारा जो हमें संकेत मिले हैं, उनके अध्ययन के द्वारा जो हम निष्कर्ष निकाले हैं, उसको हम जैविकीय संकेत कहते हैं। अभी हम आगे पॉइंट वाइज इसको बता रहे हैं।
दूसरा है भौमिकीय संकेत। जियोलॉजिकल इंडिकेटर्स, इसमें जैसे हमने बताया था अभी कि हिमानीकरण की प्रक्रिया संपादित हुई प्लीस्टोसीन एज में। बहुत व्यापक पैमाने पर हिम चादर का जो है जमाव उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में अधिकांश भागों में देखा गया। और कोयला की जो चट्टानें हैं उनके द्वारा उच्च अक्षांशों में हिमानिका आगे की तरफ बढ़ना और खिसकना, ये सब चीज़ें भौमिकीय संकेत के रूप में दिखाई दी हैं। कौन कौन सी दिखाई दी हैं इनकी हम चर्चा अभी आगे कर रहे हैं। इसके बाद में तीसरा है हिम नदीय संकेत। इसके बारे में अभी हम आगे की तरफ विस्तृत चर्चा करते हैं। चौथा है विवर्तनिक या टेक्टोनिक संकेत। जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, प्लेट टेक्टोनिक, जिसके कारण आप जानते हैं कि कॉन्टिनेंट भी एक दूसरे से अलग हो गए, जिसे वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, हेरिहेस का सागर नितल प्रसरण, ये सब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये प्रमाणित होता है कि व्यापक स्तर पर जलवायु में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद में और भी संकेत हैं, जैसे भूआकृतिक संकेत, कुछ जो साइकिल पृथ्वी पर चलती है, अपर्दन चक्र, और ऐतिहासिक संकेत में बाढ़, सूखा, इन सब की प्रवृत्तियाँ, कभी उतार या चढ़ाव आता रहता है। इन सब के माध्यम से हम जान सकते हैं कि जलवायु में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो चलिए संक्षेप में हम इनको सारी चीज़ों को हम एक प्रमुख बिंदु के रूप में देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से ये परिवर्तन की प्रवृत्ति आई। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो यूरोप, पश्चिमी यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन, जो संकेत अभी हमने बताए हैं उनको मैं एक समाहित करते हुए बिंदुवार उसकी व्याख्या कर दे रहा हूँ, क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा तब फिर 3-4 लेक्चर में आपका पार्ट समाप्त होगा। तो पश्चिमी यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन, इन क्षेत्रों में आप अगर देखें, यानी देखा गया है कि जो उष्ण आर्द्र वनस्पतियां हैं, यानी सदाबहार वन, उनके लक्षण देखने को मिले। और ये तभी संभव हो सकता है जब उस क्षेत्र में, यानी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र में, जो आज यूरोपीय तुल्य जलवायु कही जाती है या भूमध्य सागर के आसपास भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये तभी संभव हो सकता है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, जब वहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ज़्यादा हुआ होगा। यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र की जलवायु दशाएं जब पश्चिमी यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन पर मौजूद रही होंगी, तभी जो है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हुआ है। अब अभी मैंने बताया था आपको कि जुरैसिक युग में तमाम परिवर्तन हुए हैं, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, विस्फोट हुआ है, एटमॉस्फेयर में तमाम डस्ट जम गए हैं, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन प्रभावित हुआ है और एक लघु हिमकाल आ गया। तमाम डायनासोर वगैरह जो है उसी काल में खंड में विलुप्त हो गए। लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, सेकेंड पॉइंट आप देखिए, 20 लाख वर्ष पूर्व, अभी हमने बताया आपको, प्लीस्टोसीन हिमकाल का आगमन हुआ। और इस समय गुंज, मिर्डल, रिस, उर्म, इसकी चर्चा हो चुकी है, संक्षेप में जानिए। और दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका में 4 हिमकाल, नेब्रास्का, कंसास, इलिनोइस और विस्कॉन्सिन, इन हिम युगों का आगमन हुआ, जिससे अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध के जो है बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढक गए। यही नहीं,
इस हिमयुग का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में भी हिमानी के लक्षण देखने को मिले। ये अनुमान किया जाता है कि प्लेस्टोसीन एज में जो है हिमालय के तटवर्ती क्षेत्रों पर भी हिम चादर फैल गई थी। हिमालय की सभी श्रृंखलाओं पर जो है वो मतलब क्या कहते हैं, हिम का प्रसार हो चुका था। शिवालिक की पहाड़ियों से कुछ जीवाश्म ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनमें जैविक प्रजातियों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं जो उस क्षेत्र में वर्तमान समय में नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियाँ थीं, आज कुछ दूसरे प्रकार की वनस्पतियाँ पनप रही हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ है। भारत में आप देखेंगे तो जो थार का मरुस्थल है, इस क्षेत्र में दो चीजें, यहाँ पर कोयले के भी कुछ लक्षण मिले, कोयले तथा वृक्षों के जीवाश्म ये मिले हुए हैं। और कोयला और या वृक्षों के जीवाश्म मिलने का मतलब यही होता है कि कभी वहाँ पर सघन वनस्पतियाँ रही होंगी या वर्षा वाला क्षेत्र रहा होगा। अंटार्कटिका में कोयले का पाया जाना, कोयले के निक्षेप का पाया जाना, ये क्या साबित करता है? अंटार्कटिका पूरा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन वहाँ पर अगर कोयले के अवशेष मिलते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि कभी भी वहाँ पर उष्ण जलवायु रही होगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा, प्रेशर ज़्यादा रहा होगा, वनस्पतियाँ रही होंगी और वो पृथ्वी के अंदर दब करके जो है टेम्परेचर प्रेशर के कारण कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के मरुस्थल में हिमानी के लक्षण, अंटार्कटिका में कोयले का पाया जाना, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि हमारे प्राचीन भूगर्भिक युगों में जो है जलवायु परिवर्तन हुए हैं, वायुमंडलीय गतिविधियों में परिवर्तन हुआ है। साइबेरिया तथा अंटार्कटिका, हाँ वही चीज़ मैंने बताया कि कोयले के भंडार मिले थे, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर उष्णार्ध जलवायु रही होगी। इसी प्रकार से अफ्रीका तथा उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में जो डिजर्ट एरिया हैं वहाँ पर भी जो है हिमानी निर्मित कुछ स्थलाकृतियों के पूर्ववर्ती प्रमाण मिले हैं जो शीत जलवायु के प्रतीक हैं, यानी वहाँ पर भी कभी ठंडी जलवायु रही होगी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपने देखा कि हैरी हैस, वेगनर, स्नाइडर और टेलर, इन सब ने जो है महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित अपने अपने पक्ष तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जलवायु में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुए। जैसे वेगनर ने बताया था कि या तो जलवायु कटबंध स्थिर रहे होंगे तो स्थलखंडों का स्थानांतरण हुआ होगा। निश्चित रूप से स्थलखंड भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे तो उस स्थलखंड की तो जलवायु चेंज ही होगी। जिसे बताया जाता है कि भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्से से जब इनका, जहाँ पर पहले ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जब इनका बिखराव हुआ तो जिन जिन क्षेत्रों पर गए वहाँ पर वैसे वैसे जलवायु का आगमन हो गया। तो इस प्रकार से पृथ्वी के अनेक क्षेत्रों में कई बार, कई चक्रों में जो है जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया घटित होती है। इन तथ्यों से ये साबित होता है। अब हम थोड़ा सा चल देते हैं आधुनिक समय में। ये तो था प्राचीन काल की बातें, यानी प्राचीन समय भूगर्भिक युगों की बातें कि किस प्रकार से उसमें जलवायु परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो आज हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं वर्तमान में, वो कौन से संकेत मिल रहे हैं? जैसे हमने बताया कि अलग अलग भूगर्भिक कालों में अचानक भी जलवायु में परिवर्तन हुआ है। जुरेसिक युग में उल्कापिंड टकराया, पृथ्वी पर भू हलचल हुई, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जलवायु में, क्लाइमेट में अचानक चेंज हो गया। लेकिन जो वर्तमान जलवायु की परिस्थितियां हैं उनमें क्रमशः परिवर्तन हो रहा है, यकायक वो देखने को नहीं मिल रहा है। किसी वर्ष सूखे की प्रवृत्ति पाई जाती है, किसी वर्ष अत्यधिक से अधिक वर्षा हो जा रही है। ये सब परिस्थितियाँ हमारे जो है पृथ्वी पर देखने को मिली हुई हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे 1450 से लेकर के 1880, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। 1450 से लेकर के 1880 ईस्वी तक ये जो क्षेत्र था पृथ्वी के इतिहास का, यानी वर्तमान के इतिहास का, इसको हम लघु हिमकाल की संज्ञा देते हैं। हाँ,
क्योंकि इस समय टेम्परेचर में तापक्रम में गिरावट आई और तापक्रम में गिरावट आने के कारण भारी हिमपात हुआ। देखिए भारी जो है हिमपात हुआ। याद रखिएगा कि जब कभी टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग, दोनों क्रमशः होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, चारों तरफ जल फैलेगा और तुरंत जो है टेम्परेचर कम होने लगेगा और फिर एक हिमयुग आ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की घटनाएं क्रमशः अंतराल पर देखने को मिली। जैसे अगर आप देखें तो 1816 ये जो है सर्वाधिक ठंडा वर्ष रहा, सर्वाधिक ठंडा, और इसको हम ग्रीष्म रहित वर्ष भी कहते हैं। ग्रीष्म रहित वर्ष भी 1816 को कहते हैं। यह सर्वाधिक ठंडा रहा। अब मैं बता दूं कि इसको लघु हिमकाल का समय इसको कहा जाता है और इस समय भी व्यापक पैमाने पर ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया संपादित हुई थी, जिससे वातावरण पूरा धूल कणों से भर गया और पृथ्वी पर सूर्यातप की प्राप्ति अल्प मात्रा में हुई और ज़्यादातर क्षेत्रों पर जो है बर्फ़ का जमाव भी पाया गया, यानी हिम चादरों का निर्माण भी हुआ। चलते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं 1860 के पश्चात औद्योगिक क्रांति। पश्चिमी देशों में 1860 ये समय माना जाता है कि इसके आसपास औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो चुका था। विभिन्न देश अपने औद्योगिक धंधों के कारण कल कारखानों को बढ़ा करके अनेक वस्तुओं का, सेवाओं का प्रोडक्शन करने लगे थे। भारत में और विकसित देशों या पश्चिमी देशों में जो है ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन जो विकासशील देश थे उनमें औद्योगिक क्रांति या उनका सूत्रपात थोड़ा सा बाद में हुआ। 1950 के दशक में भारत में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने थोड़ा सा प्रगति पकड़ी, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तमाम उद्योग धंधों की स्थापना भारत में की गई। अब हम देखते हैं कि इस समय में 1860 के पश्चात में जहाँ पर मनुष्य ने अपनी आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों को तेज़ी के साथ बढ़ाया, चारों तरफ से जो है सड़कों का निर्माण होने लगा, उद्योग धंधों का निर्माण होने लगा, लेकिन जो विकास की प्रवृत्ति हम लोगों ने अपनाई या विकसित देशों ने जो अपनाई वो सतत विकास की प्रवृत्ति नहीं थी, वो विध्वंसक विकास की प्रवृत्ति थी। एक तरफ हम आर्थिक विकास करते जा रहे थे, दूसरी तरफ उसके परिणाम भी हमारे सामने दिखाई पड़ रहे थे। तो देखते हैं, कुछ डेटा हमारे पास में है, उनको मैं बता दे रहा हूँ किस प्रकार से ये चेंजिंग हुआ है। जैसे 1860 से 1920 के बीच में, 1860 से 1920 के बीच में औसत तापक्रम यानी वैश्विक औसत तापमान 0.2 से 0.6 यानी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। देखिए प्रवृत्ति बढ़ रही है कैसे कैसे। फिर 1921 से 1945, 1921 से 1945 के बीच में जो टेम्परेचर की वृद्धि है वो 0.4% की दर्ज की गई, 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की गई। और इस समय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति भी देखने को मिली, नहीं थोड़ा सा स्थिर प्रवृत्ति देखने को मिली, लेकिन 1946 से लेकर के 1975 तक ये दोलन की प्रवृत्ति यानी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति इसमें देखने को मिली। इसमें भी 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखने को मिली। अब 1976 से लेकर के 1989 तक 0.2 डिग्री, इसमें भी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की गई। 1980 याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1980
ये सर्वाधिक गर्म वर्ष कहलाया। ये जो है 1980 ये सर्वाधिक गर्म वर्ष कहलाया। और 1990 से 2000 के बीच में एक चीज़ ये भी जान लीजिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। 1990 से 2000 के बीच में यह दशक 20वीं शताब्दी का सबसे गर्म दशक माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर की वृद्धि दर्ज की गई। यानी 1995, 97 और 1998 ये जो है इन दिनों में सूखे की प्रवृत्ति रही है और औसत से अधिक तापक्रम रहा है। इस पूरे दशक में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत वृद्धि जो है दर्ज की गई। तो ये था आपका डेटा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 1997-98 में आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो इस समय एक घटना घटी थी 1997-98 जिसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। एक बार मैं कोरल रीफ पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था मैंने ये, अगर वो चैप्टर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। कोरल ब्लीचिंग यानी हिंद महासागर के टेम्परेचर में लगभग 2 डिग्री के आसपास की वृद्धि दर्ज की गई थी और वो एल नीनो का इफेक्ट था। एल नीनो के कारण जो है हिंद महासागर के मतलब टेम्परेचर में वृद्धि हो गई थी। तो उस समय जब तापक्रम में वृद्धि हुई तो आप जानते हैं कि महासागरों में जो कोरल जीव पाए जाते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। टेम्परेचर में परिवर्तन होने के कारण जो है वो नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि उनका संबंध एक शैवाल से रहता है जिसको हम जूजेंथेले कहते हैं। उनसे जूजेंथेले एल्गी से और कोरल का जो है एक सहजीवी संबंध रहता है। और जब धरातल का टेम्परेचर बढ़ता है या समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका शैवाल से संपर्क टूटने लगता है। वो शैवाल जो है श्वेत रंग के हो जाते हैं। इस घटना को हम प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये घटना घटित थी और हिंद महासागर और उसके आसपास प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में आधे से अधिक संख्या में प्रवाल जो है नष्ट हो गए। लगभग 70% अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के लगभग 70% प्रवालों की मृत्यु हो गई। यानी प्रवालों को एक तरीके से सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, सामुद्रिक वर्षावन। अब सोचिए आप, यदि 70% समुद्री जीव कोरल रीफ नष्ट हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा है? वास्तव में ये सब जलवायु परिवर्तन के ही संकेत। 1980 सर्वाधिक गर्म वर्ष, 1990 से 2000 का दशक सर्वाधिक गर्म दशक, 1995, 97, 98 इसमें जो है टेम्परेचर औसत से ज़्यादा रहा। ये सब इसी बात के संकेत करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी एक बार फिर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्रमशः धीरे धीरे हो रहा है और आने वाले समय में ये बहुत ही विध्वंसक साबित हो सकता है, बहुत ही विनाशकारी घटनाएं घट सकती हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, आपको एक डेटा और बता देते हैं, आप चाहें तो उसको नोट कर लेते हैं कि जो विभिन्न देशों के द्वारा, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एटमॉस्फेयर में हो रहा है उसको हम पार्ट पर मिलियन की दृष्टि से देखते हैं, वॉल्यूम की दृष्टि से उसको निकालते हैं। वो कितना था आप देखेंगे तो 1860, वहीं से हम शुरुआत करते हैं औद्योगिक क्रांति। 1860 में 0.029 या 290 ppm पार्ट पर मिलियन, इसको हम प्रतिशत कह सकते हैं। यानी जो कार्बन की बढ़ोतरी हुई वो 0.029% की वृद्धि हुई। एटमॉस्फेयर में 290 पार्ट पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण हुआ, यानी उनका जमाव हुआ। फिर देखते हैं कि 2000 में, देखिए 2000 में
यानी वर्तमान समय की परिस्थिति बता रहा हूँ मैं, ये लगभग CO2 का जो परसेंटेज है वो 0.031%, या हम इसको 319 पार्ट पर मिलियन सांद्रता जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में थी। ये बताया जाता है कि 2025 में ये बढ़ करके लगभग 500 के आसपास, यानी 405 पार्ट मिलियन हो जाएगा। ये 405 ppm पार्ट पर मिलियन ये हो जाएगा। परसेंटेज आप इसका निकालना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा 0.041%, ये हो जाएगा। अब 2050 तक देखिए क्या सिचुएशन बनती है। 2050 तक ये 0.044%, यानी ये हो जाएगा आपका 445 से 640, यानी 445 से 640 पार्ट पर मिलियन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण हो जाएगा। 21वीं शताब्दी के अंत तक और भी भयावह परिस्थिति हो जाएगी। वो CO2 का सांद्रण 0.060%, यानी ये लगभग 600 पार्ट पर मिलियन से एबव हो जाएगा। ये 540 से और ये 900 पार्ट पर मिलियन, ये जो है सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में हो जाएगी। यानी देखें तो हम एक बहुत ही भयावह परिस्थिति, ये किस प्रकार से जो है CO2 का सांद्रण बढ़ रहा है। अगर हम जीवाश्म ईंधनों के दहन को नहीं कंट्रोल करते हैं या उनका कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं ढूंढते हैं, वैकल्पिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नहीं ढूंढते हैं, तो स्थितियां बहुत भयावह हो सकती हैं। लेकिन इसके उपाय किए गए हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से उसे उपाय किए गए हैं। संक्षेप में हम चलते हैं, अब एक बार फिर देख लेते हैं, आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन के जो संकेतांक हैं, मैं उसी बिंदु पर चल रहा हूं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, चूंकि ये लेक्चर लंबा है, बोलना मुझे ज़्यादा है, समझना आपको थोड़ा कम ही है, लेकिन सामान्य रूप से समझना, तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ गया। इंट्रोडक्शन आपने देखा कि जलवायु परिवर्तन की क्या क्या प्रक्रिया है, फिर संकेतक में ये सब मैंने डेटा आपको बताया। संक्षेप में जान लीजिए आप, अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादरों में दरार पड़ रही है, फर्स्ट। तो अगर बर्फ़ की चादरों में दरार पड़ रही है, इसका मतलब ग्लेशियर पिघलेंगे, आगे की तरफ खिसकेंगे, उनका पिघलाव होगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है। ये जलवायु परिवर्तन का संकेत है। पर्वतों के शिखरों और घाटियों पर जो ग्लेशियर हैं वो सरक रहे हैं, पिघल करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सागर का जल स्तर सी लेवल ऊंचा हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। ये माना जाता है कि 2050 तक 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा टेम्परेचर, और लगभग 102 मीटर तक जो है ऊंचाई सी लेवल की हो सकती है। कई विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया, अलग अलग उनके डेटा हैं। अभी ये जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे उनको नोट कराएंगे आपको। उत्तरी गोलार्ध की जो हिम चादर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। ये मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाया था। 2004 में पहली बार अबू धाबी, जो एक थोड़ा सा डिज़र्ट एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ हिमपात रिकॉर्ड किया गया, यानी मरुस्थल में हिमपात हो रहा है। सोचिए, हिमपात की प्रवृत्तियाँ शीत प्रधान देशों में होती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है या शीत ऋतु में होती है, और वहाँ मरुस्थलीय भाग में जो है हिमपात हो गया। इसका क्या कारण है? ये संकेत दे रहा है कि क्लाइमेट, हमारी वायुमंडल की संरचना कहीं ना कहीं विषाक्त हो चुकी है, उसमें तमाम परिवर्तन हो रहे हैं। एल नीनो की बारंबारता में वृद्धि हो रही है। आप 1990 के पहले अगर देखें तो एल नीनो की फ्रीक्वेंसी उतनी, उसकी बारंबारता उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब वो क्रमशः जो है प्रति वर्ष या दूसरे तीसरे वर्ष जो है उसके संकेत देखने को मिल रहे हैं, और जिसके कारण जो है भारतीय का मानसून जो है प्रभावित होता है। 1990 20वीं शताब्दी का सबसे गर्म दशक था, जैसा अभी मैंने बताया। अंटार्कटिका में पेंगुइन की संख्या में कम हो रही है। जो भी लेटेस्ट रिसर्च डेटा आए हैं उनमें बताया जा रहा है कि पेंगुइन की संख्या कम हो रही है, क्योंकि पेंगुइन जो है वो ठंडी जलवायु में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ग्रीष्म जलवायु या जलवायु परिवर्तन करने जैसे ही गर्म होने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, वो वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाएंगे। 1998 में विशाल पैमाने पर प्रवाल विरंजन की घटना हुई। हमने बताया आपको
कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल विरंजन की घटनाओं से बहुत सारे प्रवाल जो है मर गए। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उनकी बारंबारता बढ़ रही है, वो हर साल उनका आगमन हो जा रहा है। उनके आगे से आने से तमाम जो है चक्रवातों का भी आगमन हो रहा है शीतकालीन। भारत में बायोमास क्या कहते हैं, बिना मौसम के जो है कोहरा पड़ रहा है, बेमौसम कोहरा पड़ रहा है, यानी बिना मौसम के। कभी कभी एक बार क्या हुआ था कि अप्रैल महीने में जो है कोहरा पड़ गया था। हाँ बता दूं मैं, 27 अप्रैल 2012 एक घटना ध्यान रखिएगा, 27 अप्रैल 2012 इस तारीख को आप याद रखिएगा। अप्रैल का महीना और घना कोहरा, ऐसा संभव है। लेकिन इस तिथि को भारत क्षेत्रों में उत्तरी विशाल मैदानों में जो है घना कोहरा पूरी घनी चादर से छा गया था, जो एक जलवायु परिवर्तन का संकेत है कि हे मनुष्य अभी सुधर जाओ, नहीं तो तमाम विभीषक परिणाम आपको देखने के मिलेंगे। अप्रैल 2012 दार्जिलिंग में हिमपात। दार्जिलिंग में ज़्यादातर वर्षा होती है अप्रैल मई जून के इस 6 महीने में, ग्रीष्म ऋतु होता है भारत में, लेकिन उस महीने में जो है हिमपात वहाँ पर हुआ। 2013 यूरोपीय देशों में भी जो है भारी हिमपात हुआ। 2013 का जो वर्ष है वो यूरोपियन कंट्री में भी भारी हिमपात हुआ है। तो ये सब जो डेटा मैंने बताए हैं, जो फैक्ट बताए हैं, ये सब संकेत कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है। मौसम में, मौसम की गतिविधियों में, वायुमंडलीय दशाओं में, वायुमंडल की संरचनात्मक व्यवस्था में तमाम परिवर्तन हो रहे हैं और इसलिए जलवायु परिवर्तन को जो है हमें नियंत्रण करने के कुछ उपाय अपनाने चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आपके जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी कारक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका। आपने 2 पार्ट पढ़ा। एक पार्ट में आपने देखा कि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे कैसे संपादित होती है। दूसरे पार्ट में आपने विभिन्न आंकड़ों की सहायता से देखा कि जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से संकेत मिल रहे हैं, या पहले जो भूगर्भिक युगों के दौरान में जलवायु परिवर्तन हुआ है उनके कौन कौन से प्रमाण हमारे सामने आए हैं, और वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कौन कौन से संकेत हैं। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। कैजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की उत्तरदायी कारक। उत्तरदायी कारक या सिद्धांत। इसमें चूंकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो 2 कारणों से हो रहा है, एक ह्यूमन एक्टिविटी और एक नेचुरल प्राकृतिक कारक। तो इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक यानी जो पहले भूगर्भिक युगों के दौरान में जो जलवायु परिवर्तन की घटना घटित हुई है वो ज़्यादातर प्राकृतिक कारकों के माध्यम से घटित हुई है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं उसके लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है, उसके के लिए मनुष्य को हम खुद जिम्मेदार मान रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो जलवायु परिवर्तन जिनके माध्यम से हो सकता है या हुआ। तो पहला है आपका खगोलीय एवं कक्षीय सिद्धांत। एस्ट्रोनॉमिकल एंड ऑर्बिटल थियोरी। इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि चूंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। एक्सियल मूवमेंट और ऑर्बिटल मूवमेंट 2 प्रकार का होता है, यानी एक परिभ्रमण गति और एक परिक्रमण गति।
तो अपनी धुरी पर ये घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अपनी धुरी पर ये 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, यानी एक दिन में घूम जाती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है तो उसके द्वारा जो है ग्रीष्म, शीत, वर्षा का आगमन होता है, विभिन्न ऋतुओं का आगमन होता है। तो ये बताया जाता है कि इसके जो मूवमेंट में है, यानी इसकी कक्षा में लगभग 90,000 से 1,00,000 वर्षों में, 90,000 से 1,00,000 वर्षों में ये चेंजेस आ जाते हैं, यानी परिवर्तन हो जाता है। बहुत लंबे समय में परिवर्तन होता है। लेकिन जब ये परिवर्तन होता है तो पृथ्वी जैसे 23.5 डिग्री झुकना हुआ, तो 22 से लेकर के 25 डिग्री के आसपास उसका झुकाव हो सकता है। और ऐसी स्थितियों से जो है सोलर रेडिएशन इफेक्ट करेगा पृथ्वी को, यानी जहाँ पर इक्वेटर रीजन है वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ इक्वेटर हो सकता है, यानी पृथ्वी की जो जलवायु कटबंध जो पेटियाँ हैं उनमें परिवर्तन आ सकता है। तो खगोलीय एवं कक्षीय सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी की स्थितियों में यदि परिवर्तन हो जाए, उसके घूर्णन में या उसकी कक्षा में या उसके झुकाव में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जलवायु परिवर्तन हो सकता है। सामान्यतः पृथ्वी आप जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार रूप में परिक्रमा करती है। जब इसकी नज़दीकी स्थिति होती है तो हम उसको उपसौर कहते हैं, और दूर की स्थिति होती है तो उसको हम अपसौर कहते हैं। अब ये बताते हैं वैज्ञानिक, जब नज़दीक की स्थिति में पृथ्वी आ जाएगी तो लगभग 20 से 30% जो है अतिरिक्त सूर्यताप प्राप्त हो सकता है, अतिरिक्त उष्मा प्राप्त हो सकती है, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी का टेम्परेचर भी बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है, नहीं बढ़ सकती है। तो जब टेम्परेचर में अगर परिवर्तन हो गया तो स्वाभाविक सा है कि क्लाइमेट यानी वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा और फिर जो है जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तो ये खगोलीय एवं कक्षीय सिद्धांत था जो ये बताता है कि पृथ्वी की स्थितियों में, सूर्य के सापेक्षिक स्थितियों में यदि परिवर्तन होता है 90 से 1,00,000 वर्षों के बीच में अंतराल पर होता है, तो उस समय जलवायु परिवर्तन की घटना घटित होती है, हो सकती है। दूसरा है सौर कलंक का सिद्धांत। देखिए, सब प्राकृतिक कारकों द्वारा पृथ्वी पर हलचल या जलवायु परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है सौर कलंक। आप जानते होंगे, शायद में इसको पढ़े होंगे, सौर कलंक का सिद्धांत, सन स्पॉट थियरी। इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि जैसे आप जानते हैं कि सौर कलंक पृथ्वी के सूर्य के फोटोस्फीयर यानी जो उसकी बाह्य सतह होती है उस पर जो कुछ धब्बे पाए जाते हैं जिनको हम सौर कलंक कहते हैं, यानी वृत्ताकार काले धब्बों के रूप में सौर कलंक होते हैं। और जिन क्षेत्रों के आसपास इनका जन्म होता है वहाँ पर टेम्परेचर लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड किया जाता है। इनकी संख्या 6 से लेकर के और 100 तक, यानी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये माना जाता है कि ऐसा परिवर्तन सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्ष में जो है चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। और जब सौर कलंकों की मात्रा जब सूर्य के चारों तरफ उसके सतह पर हो जाता है तो होता क्या है कि जो सोलर रेडिएशन है वो प्रभावित होता है, यानी उसकी सक्रियता में वृद्धि होने पर, इनकी बारंबारता जब वृद्धि होती है सौर कलंक की तो इनकी सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे विकिरण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और जो है वायुमंडलीय ऊष्मन होती है। यानी इसमें टेम्परेचर में विकिरण वृद्धि हो जाएगी तो वायुमंडल ऊष्मन होगी। यानी अगर सौर कलंक की संख्या बढ़ती है, उनकी बारंबारता बढ़ती है, उनमें परिवर्तन 11-11 साल पर जो आते हैं, अगर उनकी संख्या 100 या उससे ऊपर हो जाती है, ये माना गया है कि 6-7 से लेकर के 100 तक इनकी संख्या होती है, लेकिन ये भी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। तो यदि इनकी मात्रा में वृद्धि होती है तो याद रखिए कि उसका संबंध भूमंडलीय ऊष्मन से है, वायुमंडलीय ऊष्मन से है, वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर उनकी संख्या कम होती है तो वायुमंडल में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जाएगी, तापक्रम में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जाएगी। अगला है तीसरा
वायुमंडलीय गैसों के संयोजन में परिवर्तन का सिद्धांत। सीधा सीधा हम लिख देते हैं, वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन। ये दो तरीके से होता है। एक तो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी हो सकता है, मानवीय क्रियाविधियों के द्वारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, अर्बन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, वो एटमॉस्फेयर में जाता है और जहरीली गैसों और एक लेयर के रूप में जम जाता है, जिससे सोलर रेडिएशन प्रभावित होता है, वायुमंडल की सामान्य संरचना प्रभावित होती है। दूसरा, प्राकृतिक कारकों के माध्यम से एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन होता है या एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर है वो भी इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में मानवजनित नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात में जब कोयला और पेट्रोलियम यानी मिनरल्स का जो है व्यापक पैमाने पर दहन किया जाने लगा तो उसका उत्सर्जन एटमॉस्फेयर में हुआ। हमने अभी बताया था कि आपको औद्योगिक क्रांति के समय यानी 1860 में लगभग 290 पार्ट पर मिलियन, उसके बाद में 319 पार्ट पर मिलियन 2000 में, और फिर जो है ये माना जाता है कि 2025 तक 410 पार्ट पर मिलियन और 2050 तक जो है पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, यानी 500 पार्ट पर मिलियन पार कर जाएगा कार्बन का सांद्रण। तो इससे जो हमारे वायुमंडल की एक सामान्य संरचना है वो प्रभावित होगी। अब जब सामान्य संरचना प्रभावित होगी तो हवाओं की दिशा यानी एयर प्रेशर बेल्ट भी प्रभावित होगा, हवाओं की दिशा में जो है परिस्थितियाँ प्रतिकूल भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें वायुमंडल की सामान्य संरचना प्रभावित हो जाएगी तो निश्चित रूप से मौसम संबंधी गतिविधियाँ प्रभावित होगी। मौसम संबंधी गतिविधियाँ प्रभावित होगी तो जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। एक है ज्वालामुखी गर्द या धूल का सिद्धांत, नंबर 4। ज्वालामुखी गर्द या धूल का सिद्धांत। सीधा सा है, अभी इसके बारे में हमने बताया कि क्रेटेशियस युग में बड़े पैमाने पर जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ उल्कापिंड टकराने से, तो जब ज्वालामुखी की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण होती है ज्वालामुखी उद्गार, तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उससे धुएं, धूल, राख के कण तमाम एटमॉस्फेयर में छा जाएंगे और सोलर रेडिएशन प्रभावित हो जाएगा। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि कम सूर्य तप की प्राप्ति होगी तो टेम्परेचर कम होगा और एक हिमयुग का भी आगमन आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। वोल्केनो इरप्शन, ये देखिए ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है भयंकर, तो बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े बड़े पदार्थ भी निकलते हैं जिनको बम कहा जाता है। चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को, मटर के दाने या अखरोट के दाने के समान जो छोटे होते हैं उनको लेपली कहा जाता है। महीन धूल राख जो होते हैं एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, डस्ट ज्वालामुखी राख कहते हैं। तो ये सब जा करके एटमॉस्फेयर में छा जाते हैं और सोलर रेडिएशन प्रभावित होता है। सूर्य से आने वाली किरणें सीधा धरातल पर नहीं पहुंच पाती। तो ये जो फैक्टर होता है, इसके कारण से जो है पर्याप्त सूर्य तप की मात्रा न पहुंच पाने के कारण टेम्परेचर कम होता है और फिर जो है हिमयुग का आगमन होता है। इसीलिए पृथ्वी पर ज्वालामुखियों को लिटिल आइस एज कहा जाता है, यानी लघु हिमयुग का आगमन माना जाता है। जब पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया का उद्गार होगा तो वो प्रवृत्ति जो है कहलाती है लघु हिम युग कहलाती है। चलते हैं आगे की तरफ। ये तो हो गया आपका ज्वालामुखी उद्गार। अब थोड़ा सा हम इसी में समझा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। देखिए अगला है नंबर 5, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। इसको आप इसी में देख लीजिए।
इसमें आप जानते हैं एंटोनियो श्नाइडर, टेलर, वेगनर और जो टेक्टोनिक सिद्धांत से संबंधित हैं, हैरी हेस, मॉर्गन, मूरे, इन सब विद्वानों ने ये माना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, यानी महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। जिसे वेगनर ने ये बताया था कि सबसे पहले सभी स्थलखंड एक में जुड़े हुए थे। उन्होंने दो अवधारणाएं दी थी। पहला, या तो क्लाइमेट कंडीशन, यानी जलवायु की जो बेल्ट है, क्लाइमेट बेल्ट है, वो स्थिर हो तो स्थलखंडों का स्थानांतरण हुआ होगा, और यदि स्थलखंड वर्तमान समय की तरह हो तो जलवायु कटबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा, क्योंकि इसके पक्ष में उन्होंने अनेक प्रमाण दिए थे। उसको आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको मैं विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा, संक्षेप में यहाँ जान लीजिए। इन्होंने कहा था कि जलवायु कटबंध स्थिर हैं और महाद्वीपों का स्थानांतरण हुआ है। तो जहाँ पर पहले जलवायु रही होगी और सारे महाद्वीप इकट्ठा रहे होंगे, वहाँ पर एक समान जलवायु रही होगी, लेकिन जब महाद्वीपों में विखंडन हुआ, प्रवाह हुआ, तो वो जिस क्षेत्र की ओर प्रवाहित होकर के गए तो वहाँ पर जैसी जलवायु थी उसी प्रकार की जलवायु का आगमन हो गया। तो इस कारण से भी जलवायु में परिवर्तन महाद्वीपीय स्तर पर देखने को मिले हैं, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण भी जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आगे अब हम चलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। जलवायु परिवर्तन के जो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो कौन कौन से हैं, इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि वर्तमान की जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है वो मुख्य रूप से मानवीय समस्या है। मानवीय ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो है जलवायु परिवर्तन की समस्या दिखाई दे रही है। पहला है संसाधनों का दुरुपयोग। देखिए, विकास और विनाश ये दुधारी तलवार होती है। अगर हम उद्योग धंधे लगा रहे हैं, कल कारखानों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, अपनी आर्थिक वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से होगी। लेकिन ये हम कहें कि उन कारखानों की चिमनियों से धुएं नहीं निकलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ कचरा नहीं निकलेगा, प्रदूषित जल नहीं निकलेगा, तो ऐसा संभव नहीं। हाँ, ये संभव है कि हम उनको शोधित कर लें, वह फिल्टर चिमनियों पर लगा करके जो प्रदूषक कण हैं उनको हम रोक लें, जो प्रवाहित होने वाले जल हैं उनको जो हम फिल्ट्रेट करके तभी नदी नालों में छोड़ें। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो औद्योगिक क्रांति का जब सूत्रपात हुआ, विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो बड़े पैमाने पर भूमिगत संसाधनों का दोहन किया गया, प्रकृति की अवहेलना की गई। तमाम संसाधनों, जीवाश्म ईंधनों का तो बहुत बड़े पैमाने पर कोयला, पेट्रोल का दोहन किया जाने लगा। वर्तमान समय में आप पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से आकलन लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो भंडारण हैं कोयला, पेट्रोलियम के किस तरीके से सीमित होते जा रहे हैं। तो संसाधनों का बहुत बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हुआ, उनका दोहन हुआ। हमने उनसे अनुकूलतम जो प्रौद्योगिकी द्वारा हमें उन प्रोडक्शन करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए। बहुत से संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त के कगार पर खड़े हैं। कोयला, पेट्रोलियम, रबर, बॉक्साइट, लॉक्स, ये सबसे एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे। तो संसाधनों के दुरुपयोग के कारण जो है तमाम प्रकार की पारिस्थितिकी समस्याएं हमारे सामने आने लगी, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्ति की शुरुआत होती। अगला है नगरीकरण एवं तीव्र औद्योगिकरण। नगरीकरण एवं तीव्र औद्योगिकरण। इसी में हम एक और बता देते हैं, परिवहन सेक्टर। आप जानते हैं कि नगरों की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। नगरों में आप देखेंगे तो वहाँ पर आवास की कमी महसूस हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इतनी ज़्यादा वाहनों से प्रदूषण निकल रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़े बड़े नगरों में जो है इलेक्ट्रोधुंध की समस्या उत्पन्न हो रही है। स्मॉग यानी कोहरा उत्पन्न हो रहा है, धूम्र कोहरा की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सब जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं।
नगरों में आप देखेंगे तो इतनी बड़ी मात्रा में टेम्परेचर होता है कि एक अलग प्रकार की जलवायु का निर्माण होता है, जिसको हम अर्बन क्लाइमेट या नगरीय जलवायु कहते हैं। नगरों के ऊपर देखेंगे तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है उसको हम हीट आइलैंड कहते हैं। नगरों का जो व्यवसायिक क्षेत्र है, केंद्रीय भाग होता है व्यवसायिक क्षेत्र, जिसको हम CBD बोलते हैं, उसमें टेम्परेचर की वृद्धि हो जाती है, जबकि आसपास क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का टेम्परेचर कम रहता है। तो ये परिवर्तन देखने को मिली है। प्रदूषण डैम की स्थिति हो जाती है। लंदन में धूम्र कोहरा 1952 में जो है बहुत तेज़ी से फैला, बहुत से लोग मर गए। तो नगरीकरण, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के द्वारा तमाम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एटमॉस्फेयर में होता है। तो परिवहन सेक्टर, क्या कहते हैं, अर्बन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये कार्बन डाइऑक्साइड सहित विभिन्न प्रकार की गैसों के उत्सर्जन के बहुत बड़े स्रोत होते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसें उत्सर्जित होती हैं और हमारे वायुमंडल की संरचना को विषाक्त कर देती हैं, उसमें परिवर्तन ला देती हैं, जिससे स्थानीय स्तर, प्रादेशिक स्तर और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला है जीवाश्म ईंधनों का ह्रास। ये मैंने अभी बता दिया संसाधनों के दुरुपयोग में। जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा हुआ है। कोयला को जलाने से, पेट्रोलियम को प्रयोग में लाने से बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है, जैसा कि अभी हमने जो आपको डेटा बताया था, जिससे आप इस डेटा को भी ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर CO2 पार्ट पर मिलियन में है। इधर की तरफ वर्ष को दिखाया गया है, क्या इंक्रीज हो रहा है, किस तरीके से ये ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है। कार्बन, हम जीवाश्म ईंधनों का इतना ज़्यादा दहन कर रहे हैं कि ये ग्राफ ऐसे हो रहा है, ऊपर की तरफ सीधा जा रहा है। ये ग्राफ अगर ऐसे चलता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये सीधा ऊपर जा रहा है। यहाँ पार्ट पर मिलियन 1700 में देखिए 270, फिर 1800 में आप देखेंगे 280, 1900 में देखेंगे तो 300 के आसपास, फिर यहाँ 2000 में देखेंगे इसको ऐसे ग्राफ ये ऊपर की तरफ ले जाइए तो यहाँ पर लगभग 340 के आसपास। 21वीं शताब्दी में जो है ये पहुँच जाएगा आपका ये, और ऊपर चला जाएगा, लगभग 360 के ऊपर ये चला जाएगा, यानी 500 के आसपास हो जाएगा 21वीं शताब्दी में, जैसा मैंने अभी पिछला डेटा लिखाया था। तो इस प्रकार से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का ग्राफ है वो निरंतर जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही भयानक स्थिति का संकेत है। अगर 2050 तक टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री 2.5 डिग्री बढ़ गया तो समुद्र के जल स्तर में निश्चित रूप से उत्थान हो जाएगा और आसपास के जितने भी लो लैंड एरिया हैं, कोस्टल एरिया हैं, वो सब जलमग्न हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा तटीय नगरीय क्षेत्रों में जो है निवास करती है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये हो गया वहाँ बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग में बदलाव। अगला नंबर है बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग में बदलाव, लैंड यूज। आप देख रहे हैं कि बहुत से क्षेत्रों में जंगलों को काट दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग कृषि करके जंगलों को साफ करके खेती किया जा रहा है। टैगा वनों का जो है काफ़ी विनाश कर दिया गया है यूरोपीय कंट्री और साइबेरियाई कनाडा क्षेत्रों में, और जहाँ पे भी ऊंचे स्थानों पर टैगा वन हैं वहाँ पर उनका विनाश कर दिया गया है। यानी वृक्षारोपण की तुलना में जो वनों का निर्वनीकरण है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। आज भी जो आसपास के ग्रासलैंड हैं, प्रेरी हो, स्टेपी हो, उनको जो है कृषि भूमि में तब्दील कर दिया गया है। हमारे आसपास की चरागाह, तालाब पर तमाम जो है पूंजीपतियों का या ग्राम प्रधान का के सहयोग से अन्य बड़े लोगों का कब्जा हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है। जो सार्वजनिक ज़मीनें थीं उनको एक कृषि लैंड यूज़ में बदल दिया गया है। तो इस प्रकार से लैंड यूज़ में भी बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। अर्बन एरिया को देखिए किस तरीके से चारों तरफ फैलते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कृषि भूमि पर ही दबाव हो रहा है। अगर अर्बन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, उसके हॉरिजॉन्टल में वृद्धि हो रही है नगरीय क्षेत्र में, तो वो कहीं ना कहीं हम कृषि भूमि को ही अधिग्रहित करते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर हाईवे, सुपर हाईवे, रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं।
तो इस प्रकार से हम जो हमारी विविधतापूर्ण जो ज़मीन थी, वो फसलों की, वनों की, उनको हम अधिग्रहण करते जा रहे हैं। तो लैंड यूज़ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, ज़्यादातर क्षेत्र अर्बन सेक्टर में जा रहा है। तो इस भूमि उपयोग के परिणाम स्वरूप भी तमाम प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिली हैं, जो जलवायु परिवर्तन का कारण है। अगला है ओजोन क्षरण। आप जानते हैं कि पृथ्वी के जो नज़दीक की परत है वो ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद में है स्ट्रेटोस्फियर, हाँ, इसी में जो है स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन है, यानी O3 है। 15 से 32 किलोमीटर में इसकी सघनता थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है ओजोन लेयर की। ये O2 प्लस O मिलकर के O3 बन जाती है। इस मंडल में लगभग समताप मंडल में ओजोन गैस की प्रचुरता पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसको हम पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। मनुष्य द्वारा CFC का उत्सर्जन के कारण जो है ये परत भी नष्ट हो रही है। अंटार्कटिका में खोज लिया गया ओजोन होल। अब सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस थी, परावैंगनी किरणें थी, उनके लिए ये जो है अवशोषण का काम करती थी। ये पृथ्वी के धरातल पर उसको नहीं पहुंचने देती थी, वो इसको सोख लेती थी परावैंगनी किरणों, क्योंकि अगर वो अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी के धरातल पहुंची तो यहाँ पर जीव जंतुओं और जैविक समुदाय को काफ़ी नुकसान होता, क्षति हो जाती, जीवन संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए इसको ओजोन परत को हम सुरक्षा कवच कहते हैं। तो जो हमारी रक्षा कर रहा है उसका भी हम विनाश करने पर तुले हुए, ये परिस्थितियां हमारे सामने आ गई हैं। तो ओजोन क्षरण अगर होता है या ज़्यादा मात्रा में वो परत को नुकसान होता है तो निश्चित रूप से हमारी जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा, मौसम पर प्रभाव पड़ेगा। फिर है डिफॉरेस्टेशन। अगला है निर्वनीकरण या वन विनाश। अभी मैंने बता दिया लैंड यूज़ में कि बड़े पैमाने पर जो है वनों को काटा गया है, तमाम कृषि क्षेत्रों को, घास क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों में तब्दील किया गया, फिर कृषि क्षेत्रों को जो है नगरीय सेक्टर में जो है समाहित किया गया, तमाम डेवलपमेंट के जो प्लान हैं, सरकार के प्रोजेक्ट हैं, उससे भी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। तो हमारे लैंड यूज़ में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, वनों का निर्वनीकरण भी हुआ है। फिर है परिवहन के साधनों में वृद्धि। इसको मैंने बता दिया कि परिवहन सेक्टर में आज आप देख लीजिए, पहले आज के 10 साल पहले की बात देखिए, किसी गांव में 1-2 मोटरसाइकिल रहती थी, बाकी सब लोग साइकिल चलाते थे, पैदल बाजार जाते थे। आज सबके घर में लगभग गाड़ियाँ हो गई, सब लोग जो है द्रुत वाहन का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है पेट्रोलियम का दहन होता है, जिसके जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है और जिससे वायुमंडलीय संरचना में परिवर्तन होता है और जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ें आपने देखी। हाँ, अब हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं। थोड़ा पास कर दो। तो हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं, देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें लगभग साथ में चली हैं, लेकिन हम अलग से इसको देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर और भारत में जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं। पहला प्रभाव जो होगा सी लेवल चेंज होगा। यदि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो सागर तल में परिवर्तन होगा। ग्लेशियर टेम्परेचर बढ़ने का संबंध ग्लेशियर के पिघलने से है। ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो जल सब बह करके नदियों के माध्यम से सागर में जाएगा और सागर का जल स्तर ऊपर की तरफ उठेगा। तो इससे जो है आसपास के तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 21वीं सदी के अंत तक लगभग 2 से 3 मीटर तक सी लेवल में चेंजिंग आएगा, यानी उत्थान होगा। अगर ये होता है तो जितने भी लो लैंड एरिया हैं देश की, वो सब जो है जलमग्न हो जाएंगे। भारत का पश्चिमी बंगाल तट, उड़ीसा तट, केरल, गोवा, गुजरात, ये सब जलमग्न हो जाते हैं। आप जानते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 50% भाग कोस्टल एरिया वाले नगरों में रहता है, जैसे मुंबई, चेन्नई और भी जो विश्व स्तर के नगर हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं,
ऐसे नगरों में हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या का 50% जनसंख्या निवास करती है। अगर जल स्तर ऊपर की तरफ उठता है तो ये जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग प्रभावित हो जाएगा और वो समस्या हमारे सामने आकर के आएगी। दूसरा है जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पर, वायुमंडल, पवन प्रतिरूप, जलधाराओं पर और उनकी दिशा में परिवर्तन। वायुमंडल की संरचना में होगा, वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन होगा सागरीय धाराओं में, हम जोड़ करके बता दे रहे हैं, पवन प्रतिरूप में परिवर्तन होगा और ओशियन करेंट्स यानी सागरीय धाराओं में ये परिवर्तन देखा जाएगा। वायुमंडल की संरचना प्रभावित हो जाएगी क्योंकि जब टेम्परेचर, जो गैसों का कंपोजिशन है, अगर वो गड़बड़ होगा तो एयर प्रेशर बेल्ट भी गड़बड़ हो जाएगा। कहीं टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पर लो प्रेशर की स्थिति होगी, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो वहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति होगी। तो ये परिवर्तन होने से पवनों की जो दिशा है वो प्रभावित हो सकती है। पवनों की दिशा प्रभावित होगी तो उसका कहीं ना कहीं संबंध धरातल से होता है। धरातल पर भी तमाम प्रक्रियाएं घटित होने लगेंगी। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैलिनिटी यानी लवणता, उसमें परिवर्तन आएगा। लवणता अगर बढ़ती है तो डेंसिटी बढ़ता है, लवणता घटती है तो डेंसिटी घटता है और इससे जो है समुद्र के जल स्तर में भी स्थानीय भिन्नता आएगी और धाराओं के मार्ग में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये क्लाइमेट चेंज के प्रभाव। तीसरा है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इनमें भिन्नता आ जाएगी, इनमें जो है परिवर्तन आ जाएगी। ये माना जा रहा है कि जो हॉट डिज़र्ट हैं उनका खिसकाव, वहाँ पर जो है जो जब खिसकाव होगा अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, ITCZ का, ये हमने बताया था डोलड्रम की जो पेटी है जहाँ पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, ITC कहलाता है। इसका उत्तर की तरफ बड़ा भाग नॉर्थ ITC, दक्षिण की तरफ बड़ा भाग साउथ ITC कहलाता है। तो इनमें जब चेंजेस आएंगे तो वर्षा की पेटियों में खिसकाव आ जाएंगे। ये माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु परिवर्तन के कारण जो है हरे भरे हो जाएंगे और जहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है वो क्षेत्र सूखे हो जाएंगे। ये नॉर्थ में हॉट डिज़र्ट में रेन होगी, मानसून की उत्पत्ति और चक्रवातों पर प्रभाव पड़ेगा, यानी मानसून की बेल्ट भी खिसक जाएगी। पशु पक्षियों, जीव जंतुओं पर भी इन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन सब का संबंध कहीं ना कहीं जलवायु से होता है, वनस्पतियों से होता है इनका संबंध। उष्ण चक्रवातों में वृद्धि नंबर 4 है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं उनकी बारंबारता में वृद्धि होगी, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। इनकी संख्या में वृद्धि होगी तो ये जान लीजिए कि इनके साथ में क्योंकि गरज चमक के साथ वर्षा भी होती है, इसलिए बाढ़ की संभावना भी बढ़ जाएगी। वर्षा के प्रतिरूपों में परिवर्तन होगा। मध्य ये माना जाता है कि, चलिए लिखते चलते हैं थोड़ा सा। अगला नंबर है वर्षा के प्रतिरूपों में भिन्नता। वर्षा के प्रतिरूपों में भिन्नता ये होगी, ये माना जा रहा है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जो नॉर्थ पोल की जो है उत्तरी विषुवत रेखा के उत्तर की जो वर्षा की पेटियां हैं और दक्षिण की वर्षा की पेटियां हैं, उत्तर की तरफ से खिसक जाएंगी, दक्षिण की तरफ खिसक सकती हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर खिसक सकती हैं और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन थोड़ा सा इस प्रकार से होगा कि कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाएगी। जैसे इक्वेटर पर आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन दोपहर के बाद में गरज चमक के साथ प्रतिदिन वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार मनाते हैं। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा किसी स्थान विशेष पर हो सकती है जलवायु परिवर्तन के कारण। अगर ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो कहीं ना कहीं जो मृदा है और वनस्पति है इनके भी प्रतिरूपों में परिवर्तन आएगा। हॉट डिज़र्ट आप जान रहे हैं, कटीली झाड़ियाँ कच्छ मतलब होता है, हिमाच्छादित क्षेत्रों में मासलाई केन और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये सब परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। अगर वर्षा
ट्रॉपिकल जोन में नहीं होगी, यानी इक्वेटर रीजन में नहीं होती है वर्षा, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर जो इस समय सदाबहार वन पाए जा रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। डिजर्ट में वर्षा होने लगेगी तो डिजर्ट हरा भरा हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी। अगला है हिमाच्छादित क्षेत्रों, कृषि भूमि और फसलों के प्रतिरूप में परिवर्तन। बस वैसे समझ लीजिए, हिमाच्छादित क्षेत्र, कृषि भूमि और फसलों के परिवर्तन में जो रिसर्च इस पर किया गया है, लगभग पिछले 3 वर्षों में वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हुई है उसके कारण से हिमालय क्षेत्र में लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वृद्धि हुई है। और ये माना जाता है एक शोध के अनुसार कि 1962 से लेकर के 2000 तक, वर्ष 2000 तक हिमालय के लगभग 16% ग्लेशियर पिघल चुके। सोच लीजिए, अगर हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो हिमालय की नदियों में पानी कहाँ से आएगा? क्योंकि हिमालय की नदियों को 2 तरीके से पानी मिलता है, एक वर्षा के पानी बरसने से, वर्षा के द्वारा, और दूसरा ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जो है हिमालय क्षेत्र की नदियों को पानी मिलता है। आगे की तरफ हम चलते हैं तो और एक अनुमान के अनुसार बर्फ़ पिघलने से साइबेरिया, रूस, कनाडा, यूएसए के तमाम क्षेत्र जो है बर्फ़ पिघल जाएगी, तो वो क्षेत्र धीरे धीरे कृषि एवं चरागाह के क्षेत्र में बदल जाएंगे। बहुत से क्षेत्रों में नई फसलों जो जई, चुकंदर, चारे की फसलें उगाई जाने लगेंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की मौसम विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापन के कारण ये बताया गया कि हिमालय के सभी ग्लेशियर लगभग 80% भाग, यानी हिमालय के ग्लेशियर का 80% भाग 2030 तक जो है पिघल सकता है, ऐसी संभावना मानी जाती है। हाँ, 2030 तक जो है पिघल सकता है। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भारतीय क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे। एक और है, मरुस्थलों का विस्तार हो सकता है, यानी जो ड्राई एरिया, मतलब आर्द्र शुष्क क्षेत्र, उष्णार्द्र क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है, वो क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो सकते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। ये माना जाता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ेगी, वाष्पीकरण बढ़ेगा तो तमाम क्षेत्र जो है शुष्क मरुस्थल के रूप में हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों पर, यानी कृषि क्षेत्र पर जब प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से जो खाद्य की आपूर्ति है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, तमाम जल जनित जो है बीमारियां हो जाएंगी। विकासशील देश जो हैं उनमें गरीबी में वृद्धि हो जाएगी। जलीय जीव जंतु और प्रवाल कीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमने बताया था कि 1998 में जब हिंद महासागर का टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री बढ़ गया एल नीनो इफेक्ट के कारण, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो होते हैं कोरल रीफ, प्रवाल, वो प्रवाल जीव, मूंगा जीव लगभग जो है 60 से 70% प्रवाल जो है मर गए थे। अभी मैंने बताया है आपको डेटा। हाँ, बहुत से प्रवाल जो है विरंजन की घटना हुई और मतलब बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन की घटना के कारण प्रवाल जीव नष्ट हो गए। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन क्षेत्रों पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन की घटना घटित हुई। अब इस प्रकार से पूरे वैश्विक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। हिमालय को भारत के संदर्भ में मैंने बता ही दिया कि कच्छ का थार डिजर्ट में 50 तीव्र वर्षा आदि के कारण जो है कुछ परिवर्तन हो सकते हैं और हिमालय में 2035 तक हमने बताया कि हो सकते हैं, मतलब पिघल सकता है। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, भारत में जो गंगोत्री पर्वत है, जो गोमुख के ग्लेशियर हैं, 100 मीटर तक पिघल रहे हैं और इसके कारण जो है ये माना जाता है कि समुद्र के जलस्तर में प्रतिवर्ष 1.06 से 1.7 किलोमीटर के बीच में जो है ये मिलीमीटर है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने से 1.06 से 1.07 मिलीमीटर तक जो है प्रतिवर्ष समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो सकती है। एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको,
थोड़ा सा भारत में ये बताया गया था कि यहाँ पर एक आईपीसीसी की चौथी और पांचवीं रिपोर्ट जो थी, ये बताया गया कि भारत भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये दावा किया कि हमारे यहाँ जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, हम वो विकसित देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से हम ज़्यादा नहीं होने देंगे। अगला जब हम आपका लेक्चर लेंगे तो आपको ये बता देंगे कौन सा देश ग्रीन हाउस गैस का कितना उत्सर्जन करता है। यानी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो चीन लगभग 27%, जैसा भी मैंने डेटा में आपको बता दिया था। हाँ, भारत में ये बता रहे थे कि सूखा और बाढ़ की प्रवृत्ति में परिवर्तन होगा। 2005 में मुंबई में अचानक बाढ़ आई थी, 2006 में बीकानेर, जोधपुर जैसे मरुस्थलीय द्वीपीय क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। भारत में एक बताया गया है कि जो डेल्टाई क्षेत्र है, खासकर सुंदरवन डेल्टा, वहाँ पर एक है लोहाचारा द्वीप। लोहाचारा द्वीप बताते हैं कि विश्व का पहला जलमग्न होने वाला द्वीप यही होगा। तो ये ये सुंदरवन के डेल्टा के पास में स्थित है। ये विश्व का सबसे पहला ऐसा द्वीप होगा जो जलमग्न हो जाएगा अगर सी लेवल बढ़ता है। भारत की कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, यानी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कमी आएगी और कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये हो सकता है क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो निश्चित रूप से होगा और जलवायु परिवर्तन होगा तो थार डिजर्ट जो है वो भी हरा भरा हो सकता है, ऐसा मानना है। तटीय नगर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कटक, ये सब क्षेत्र जो है डूब सकते हैं। तो अब ये चीज़ें हमने थोड़ा संक्षेप में ही अभी बताई हैं। एक अगले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ बनाई गई हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि क्लाइमेट चेंज, उसकी संकल्पना के बारे में पढ़ा, सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे जलवायु परिवर्तन हो सकता है, मौसम जलवायु में क्या अंतर है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से ऐसे संकेतक हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि पहले जलवायु परिवर्तन हुआ है और वर्तमान में हो रहा है, और फिर जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं, कौन कौन से उसके सिद्धांत हैं, और फिर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट होगा क्लाइमेट चेंज का, उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी रणनीतियाँ बनाई हैं। अगला चैप्टर आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पूरे लेक्चर को जब आप सुनेंगे तभी पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा जल्दबाजी में ये लेक्चर हुआ है तो ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू।